मंगोलिया का इलाका हमेशा से आसान ज़मीन नहीं रहा। यहाँ जिंदगी मौसम के रहमो करम पर चलती थी। कभी बर्फ, कभी सूखा और कभी ऐसी ठंड जो इंसान की हड्डियों तक तोड़ दे। इस धरती पर रहने वाले लोग पक्के घरों में नहीं बल्कि अस्थायी तंबुओं में रहते थे और उनकी सबसे बड़ी पूंजी उनके घोड़े होते थे। यहाँ पैदा होना अपने आप में संघर्ष था, क्योंकि सुरक्षा, भोजन और स्थिरता जैसी चीजें विलासिता मानी जाती थीं। जो कमजोर पड़ गया वो या तो किसी और के अधीन चला गया या फिर गुमनामी में मर गया। यही वो कठोर माहौल था जहां बचपन बहुत जल्दी खत्म हो जाता था और इंसान हालात से पहले सीख जाता था। करीब 1162 ईस्वी में ओनोन नदी के किनारे बसे एक छोटे से मंगोल शिविर में बुर्जिगिन वंश के सरदार यसुगेई के घर एक पुत्र का जन्म हुआ। मंगोल कथाओं के अनुसार वो बच्चा अपनी मुट्ठी में खून का थक्का लिए पैदा हुआ था, जिसे उस समाज में साधारण घटना नहीं बल्कि आने वाले संघर्ष, हिंसा और विजय का संकेत माना जाता था। उस समय किसी ने नहीं सोचा था कि यही बालक आगे चलकर इन अंतहीन घास के मैदानों, जिन्हें बाद में स्टेपी कहा जाएगा, की किस्मत बदल देगा। उसके जन्म के साथ न कोई साम्राज्य जुड़ा था और ना ही कोई भविष्य तय था। बस एक नाम दिया गया, तेमुजिन, और आगे की कहानी समय पर छोड़ दी गई। उसके जीवन में सबसे बड़ा असर उसकी माँ होएलुन का था। वो एक सख्त और दृढ़ महिला थी जिसने खुद संघर्ष देखे थे और अपने बच्चों को भी यही सिखाया कि इस दुनिया में केवल ताकत ही बचाती है। होएलुन ने तेमुजिन को बचपन में ही ये समझा दिया कि रिश्ते और सम्मान तभी काम आते हैं जब उनके पीछे शक्ति हो। जब तेमुजिन केवल 9 वर्ष का था, उसके पिता उसे उसकी होने वाली पत्नी बोर्ते के परिवार के पास छोड़ने गए ताकि विवाह की औपचारिकता तय हो सके। उस समय मंगोलों में बाल अवस्था में ही विवाह कर दिया जाता था, लेकिन वापसी के दौरान यसुगेई का सामना उसके पुराने शत्रुओं तातारों से हुआ। तातारों का मंगोलों के साथ लंबे समय से खून का दुश्मनी का इतिहास था। वे अक्सर स्टेपी के इलाकों में छापेमारी और हिंसा के लिए जाने जाते थे। वर्षों पुरानी दुश्मनी का बदला लेते हुए तातारों ने उसे विष दे दिया। वो किसी तरह घर लौट आया, लेकिन कुछ ही दिनों में उसकी मृत्यु हो गई। एक प्रभावशाली सरदार का अचानक अंत उसके परिवार के लिए विनाश का कारण बन गया। यसुगेई की मृत्यु के बाद वही कबीला जिसने कभी उसका सम्मान किया था, अब उसकी विधवा और बच्चों को बोझ समझने लगा। तारगुताई जैसे महत्वाकांक्षी सरदारों ने अवसर का लाभ उठाया और होएलुन और उसके बच्चों को कबीले से बाहर निकाल दिया। एक समय की प्रतिष्ठित महिला अब अपने बच्चों के साथ स्टेपी में अकेली थी, बिना सुरक्षा, बिना भोजन, बिना भविष्य। जड़ें, जंगली फल, मछलियां और चूहे पकड़कर जीवन चलाया गया। इसी कठोर संघर्ष में तेमुजिन ने यह सीख लिया कि रक्त संबंध और परंपरा तब तक निरर्थक हैं जब तक उनके पीछे शक्ति और नियंत्रण न हो। इस अभाव और तनाव के वातावरण में परिवार के भीतर भी संघर्ष जन्म लेने लगा। सौतेला भाई बेख्तेर भोजन और शिकार पर अपना अधिकार जताता था। एक दिन ये टकराव हिंसा में बदल गया। तेमुजिन और उसके छोटे भाई कासार ने बेख्तेर को घेर लिया और तेमुजिन ने उसे मार डाला। ये केवल पारिवारिक हत्या नहीं थी, ये उस मानसिकता का जन्म था जिसमें नेतृत्व के लिए करुणा नहीं बल्कि निर्णायक कठोरता आवश्यक मानी जाती थी। उसकी मां होएलुन ने इस कृत्य की निंदा की, लेकिन तेमुजिन के भीतर नेतृत्व की कठोर समझ का बीज बोया जा चुका था। युवावस्था में कदम रखते ही तेमुजिन ने अपने जीवन को दोबारा आकार देना शुरू किया। उसने बोर्ते से विवाह किया, जो उसके जीवन की सबसे स्थायी और प्रभावशाली संगिनी बनी। बोर्ते के दहेज में मिला एक कीमती फर का कोट आगे चलकर राजनीतिक गठबंधन का माध्यम बना, लेकिन ये वैवाहिक जीवन भी जल्दी ही हिंसा की चपेट में आ गया। मेरकेट जनजाति ने पुराने अपमान का बदला लेने के लिए तेमुजिन के शिविर पर धावा बोला और बोर्ते को उठा ले गए। तेमुजिन फिर से सब कुछ खो चुका था। इस बार उसने सहायता मांगना सीखा। उसने केराइत कबीले के शक्तिशाली शासक तोगरुल, जिसे वंग खान कहा जाता था, से संपर्क किया, जो उसके पिता का मित्र था। साथ ही उसने अपने बचपन के रक्त भाई जमुका का साथ लिया। तीनों ने मिलकर एकता से मेरकिटों पर हमला किया और बोर्ते को छुड़ा लिया। ये केवल एक पत्नी की वापसी नहीं थी, ये तेमुजिन की राजनीतिक और सैन्य यात्रा की पहली ठोस सफलता थी। लेकिन बोर्ते की वापसी के साथ एक ऐसा प्रश्न जुड़ा जिसने भविष्य में साम्राज्य को भीतर से हिला दिया। वो गर्भवती थी। जन्म लेने वाले पुत्र जोची की वैधता पर हमेशा संदेह बना रहा। तेमुजिन ने सार्वजनिक रूप से उसे अपना बेटा स्वीकार किया, लेकिन ये संदेह कभी समाप्त नहीं हुआ और आगे चलकर उत्तराधिकार की राजनीति में यही दरार सबसे गहरी बनी। जमुका और तेमुजिन के रास्ते अब अलग होने लगे थे।
जमुका पारंपरिक मंगोल कुलीन व्यवस्था का समर्थक था, जहां जन्म ही सत्ता तय करता था। तेमुजिन ने इसके विपरीत एक नई सोच विकसित की, वफादारी और क्षमता को वंश से ऊपर रखने की सोच। धीरे धीरे वो उन लोगों का नेता बन गया जो पुराने सरदारों से त्रस्त थे, दास, निम्न कुल के योद्धा और पराजित कबीलों के लोग। यही विचारधारा आने वाले वर्षों में रक्त रंजित संघर्ष में बदली। पहली बड़ी टक्कर में जमुका ने तेमुजिन को पराजित किया, लेकिन उसकी अत्यधिक क्रूरता ने उसके अपने समर्थकों को डरा दिया। बंदी सरदारों को निर्दयतापूर्वक मार डालना और उनके साथ अपमानजनक व्यवहार करना मंगोल परंपरा में भी अस्वीकार्य था। इसके विपरीत तेमुजिन ने सुरक्षा और स्थिरता का वादा किया। धीरे धीरे उसके पास लोग आते गए और जमुका अकेला पड़ता गया। इसी दौर में तेमुजिन ने अपनी सबसे क्रांतिकारी सैन्य व्यवस्था की नींव रखी। उसने सेना को कबीलों के बजाय दशकों, सैकड़ों और हजारों की इकाइयों में बांटा। अब सैनिक अपने कबीले के नहीं, बल्कि सीधे अपने अधिकारी के प्रति उत्तरदायी थे। योग्यता ही पद का आधार बनी। यही कारण था कि जेबे जैसा साधारण तीरंदाज, जिसने कभी तेमुजिन के घोड़े को मार गिराया था, आगे चलकर उसका महान सेनापति बना। 1201 से 1206 के बीच तेमुजिन ने तातार, केराइत और नाइमान जैसी शक्तिशाली मंगोल जनजातियों को एक एक कर पराजित किया। तातारों के साथ उसने कठोर नीति अपनाई। भविष्य में विद्रोह ना हो, इसके लिए लड़ने की क्षमता रखने वाले पुरुषों का नरसंहार कर दिया गया। ये उसके युद्ध करने के तरीके को दिखाता था, जिसमें डर पैदा कर स्थायी नियंत्रण बनाया जाता था। अंततः 1206 में ओनोन नदी के पास मंगोल सरदारों की एक बड़ी सभा हुई, जिसे कुरुलताई कहा जाता था। इसी सभा में तेमुजिन को चंगेज खां घोषित किया गया, अर्थात सभी मंगोल जनजातियों का सर्वोच्च नेता। अब वो तेमुजिन नहीं, बल्कि चंगेज खां था, एक ऐसा व्यक्ति जिसने खाना बदोश जनजातियों को एक राज्य, एक कानून और एक उद्देश्य में बांध दिया। यहीं से उसकी दृष्टि केवल स्टेपी यानी वीरान घास के मैदानों तक सीमित नहीं रही। उसकी निगाह अब उन सभ्यताओं पर थी जिनकी दीवारें ऊंची थीं, लेकिन जिनकी एकता भीतर से खोखली थी। चंगेज खां के लिए अब मंगोलिया की स्टेपी केवल जन्मभूमि नहीं रही थी, बल्कि वो एक ऐसा मंच बन चुकी थी जहां से दुनिया को बदला जाना था। सत्ता संभालते ही उसने समझ लिया था कि केवल युद्ध से साम्राज्य नहीं टिकता, उसके लिए नियम, अनुशासन और प्रशासन की भी उतनी ही आवश्यकता होती है। इसी सोच से यासा नामक विधि संहिता का जन्म हुआ। यासा कोई साधारण कानून नहीं था, ये खाना बदोश समाज को एक कठोर लेकिन स्थिर ढांचे में बांधने का प्रयास था। इसमें चोरी, विश्वासघात, व्यभिचार और विद्रोह जैसे अपराधों की सजा मृत्यु थी, लेकिन साथ ही ये कानून सभी के लिए समान था, चाहे वो साधारण सैनिक हो या चंगेज खां का रिश्तेदार। यासा ने धार्मिक सहिष्णुता को भी मान्यता दी, क्योंकि चंगेज जानता था कि धर्म के नाम पर बटा हुआ साम्राज्य लंबे समय तक नहीं टिक सकता। उसने प्रशासन को भी उसी सैन्य अनुशासन की तरह संगठित किया। जनगणना कराई गई, कर व्यवस्था लागू की गई और दारोगा जैसे अधिकारी नियुक्त किए गए, जो जीते गए क्षेत्रों में मंगोल सत्ता का प्रतिनिधित्व करते थे। सूचना और संचार के लिए याम नामक डाक प्रणाली विकसित की गई, घोड़ों और चौकियों का ऐसा जाल जो हजारों किलोमीटर दूर बैठे खां तक खबर पहुंचा सकता था। ये व्यवस्था आगे चलकर मंगोल साम्राज्य की रीढ़ बन गई। लेकिन चंगेज खां का असली अस्त्र उसकी सेना थी। मंगोल घुड़सवार केवल योद्धा नहीं थे, वो चलते फिरते हथियार थे। प्रत्येक सैनिक के पास कई घोड़े होते थे, जिससे वो बिना थके सैकड़ों किलोमीटर की दूरी तय कर सकते थे। उनकी युद्ध शैली गतिशील थी, तेज आक्रमण, झूठा पलायन, चारों ओर से घेराबंदी और फिर निर्णायक प्रहार। दुश्मन के लिए यह समझ पाना ही मुश्किल हो जाता था कि असली हमला कहां से होगा। जासूसी और मनोवैज्ञानिक युद्ध चंगेज खां की रणनीति का अहम हिस्सा थे। वो किसी भी अभियान से पहले दुश्मन की संख्या, आपसी मतभेद, जल स्रोतों और रास्तों की पूरी जानकारी इकट्ठा करता था। 1209 में उसकी दृष्टि पहली बार चीन की ओर गई। पश्चिमी शिया राज्य उसके लिए एक परीक्षा थी, ऊंची दीवारों और संगठित प्रशासन वाला एक स्थायी राज्य। मंगोलों ने पारंपरिक तरीकों के बजाय नई रणनीतियां अपनाई। नदियों का रुख मोड़कर बाढ़ लाना, दीवारें तोड़ने वाले घेराबंदी उपकरणों का उपयोग करना और भीतर से भय पैदा करना, इन सब के सामने शिया को झुकना पड़ा। ये जीत चंगेज खां के लिए एक संकेत थी कि खाना बदोश सेना भी संगठित सभ्यताओं को पराजित कर सकती है। इसके बाद उसका अगला लक्ष्य था जिन राजवंश, जो उत्तरी चीन पर शासन करता था। 1211 में शुरू हुए इस युद्ध में चंगेज खां ने स्थानीय असंतोष का लाभ उठाया।
जिन शासन से त्रस्त खितान और अन्य समुदाय मंगोलों के साथ आ मिले। झोंगदू, जो आज बीजिंग के नाम से जाना जाता है, 1215 में मंगोलों के हाथों गिरा। शहर की लूट और विनाश ने पूरे एशिया में मंगोलों की भयावह छवि को और मजबूत कर दिया। लेकिन इस विजय के साथ चंगेज खां को कुछ और भी मिला। चीनी इंजीनियर, कारीगर और तकनीक, जिन्हें उसने अपनी सेना में शामिल कर लिया। चीन में सफलता के बाद चंगेज खान ने एक ऐसा निर्णय लिया जिसने इतिहास की धुरी पश्चिम की ओर मोड़ दी। मध्य एशिया में ख्वारिज़मियन साम्राज्य एक समृद्ध और शक्तिशाली राज्य था। शुरुआत में चंगेज खान ने युद्ध नहीं बल्कि व्यापार का रास्ता चुना। उसने एक व्यापारी काफिला भेजा, लेकिन ओत्रार, जो साम्राज्य का एक प्रमुख और किलेबंद शहर था, के गवर्नर ने उसे लूट लिया और व्यापारियों की हत्या कर दी। जब चंगेज खान ने राजनयिक समाधान चाहा तो उसके दूतों का अपमान किया गया। मंगोल परंपरा में दूतों का अपमान युद्ध की खुली घोषणा माना जाता था। इसके बाद जो हुआ वो इतिहास के सबसे विनाशकारी अभियानों में से एक था। 1219 में मंगोल सेनाएं मध्य एशिया में टूट पड़ी। ओत्रार, बुखारा और समरकंद जैसे महान शहर एक एक चंगेज खां के अधीन होते गए। चंगेज की रणनीति स्पष्ट थी, जो आत्मसमर्पण करे उसे बख्शा जाए और जो प्रतिरोध करे उसे मिटा दिया जाए। उस समय इन क्षेत्रों का शासक शाह अलाउद्दीन मोहम्मद था, जो ख्वारिज़मियन साम्राज्य का राजा था। बुखारा की मस्जिद में खड़े होकर दिया गया उसका भाषण, जिसमें उसने स्वयं को ईश्वर का दंड बताया, मंगोल आतंक का प्रतीक बन गया। शाह अलाउद्दीन मोहम्मद अपनी विशाल सेना के बावजूद भागता रहा और अंततः एक निर्जन द्वीप पर मर गया। इस अभियान में चंगेज खान ने अपने बेटों और सेनापतियों की भूमिका भी स्पष्ट की। जोची, चगताई, ओगेदाई और तोलुई, चारों को अलग अलग जिम्मेदारियां दी गईं, लेकिन यहीं परिवार के भीतर तनाव भी उभरने लगा। जोची की वैधता पर सवाल उठना चंगेज खां के लिए चिंता का कारण बन गया, क्योंकि जोची का जन्म उस समय बोर्ते की अस्थायी कैद के दौरान हुआ था और कुछ लोग संदेह करते थे कि वह वास्तव में तेमुजिन का पुत्र नहीं था। अगर इस विवाद को हल नहीं किया गया तो भविष्य में उत्तराधिकार की लड़ाई में साम्राज्य में विभाजन और संघर्ष हो सकता था। इस कारण चंगेज ने अपने पुत्रों के बीच संतुलन बनाए रखने और ओगेदाई को उत्तराधिकारी घोषित करने का निर्णय लिया। ख्वारिज़मियन साम्राज्य की विजय के तुरंत बाद मंगोल सेनाएं पश्चिम की ओर बढ़ीं। इस अभियान का नेतृत्व चंगेज खान के दो सबसे भरोसेमंद सेनापतियों जेबे और सुबुताई ने किया। जेबे, जो कभी एक साधारण तीरंदाज था, अपनी बहादुरी और ईमानदारी के बल पर चंगेज खां का जनरल बना, जबकि सुबुताई मंगोलों का सबसे महान रणनीतिकार माना जाता था। दोनों ने काकेशस पार कर कालका नदी के पास रूसी और कुमान सेनाओं को कुचल दिया। ये केवल एक सैन्य जीत नहीं थी, बल्कि यूरोप के लिए एक चेतावनी थी कि स्टेपी से उठा मंगोल तूफान अब उनके दरवाजे तक पहुंच चुका है। इन निरंतर अभियानों के बीच चंगेज खां का निजी जीवन भी सत्ता की तरह ही विरोधाभासी था। बोर्ते उसकी मुख्य पत्नी और साम्राज्य की प्रथम महिला बनी रही। उसके चारों उत्तराधिकारी उसी से पैदा हुए। बोर्ते को राजनीतिक सम्मान प्राप्त था और उसकी सलाह को महत्व दिया जाता था, लेकिन युद्ध की लूट में महिलाओं को शामिल करना उस युग की वास्तविकता थी और चंगेज खां इससे अलग नहीं था। जीते गए कबीलों की स्त्रियां सैनिकों में बांटी जाती थीं या शाही हरम का हिस्सा बनती थीं। कई विवाह राजनीतिक गठबंधन का माध्यम थे, जिससे पराजित कबीलों को मंगोल व्यवस्था में जोड़ा जा सके। इतिहासकारों का मानना है कि चंगेज खान के असंख्य संतानों का उल्लेख केवल किंवदंती नहीं, बल्कि मंगोल सामाजिक संरचना और युद्ध प्रथा का परिणाम था। फिर भी ये भी सच है कि उसने अपनी पुत्रियों को राजनीतिक रूप से शक्तिशाली विवाहों में दिया और उन्हें सीमावर्ती क्षेत्रों की वास्तविक शासक की तरह स्थापित किया। इस दृष्टि से मंगोल समाज में महिलाओं की भूमिका कई समकालीन सभ्यताओं से अधिक सक्रिय थी। 1220 के दशक के मध्य तक चंगेज खान का साम्राज्य प्रशांत महासागर से लेकर कैस्पियन सागर तक फैल चुका था, लेकिन ये विस्तार एक भारी कीमत पर हुआ था। जनसंहार, उजड़े शहर और बदली हुई जनसंख्या संरचनाएं। इसके बावजूद व्यापार मार्ग सुरक्षित हुए, सिल्क रोड फिर से जीवित हुई और एशिया और यूरोप के बीच संपर्क बढ़ा। चंगेज खां शायद ये नहीं जानता था कि वो अनजाने में एक नए वैश्विक युग की नींव रख रहा है। इसी समय पूर्व में पश्चिमी शिया ने मंगोल अधीनता से मुक्त होने का प्रयास किया। ये विश्वासघात चंगेज के लिए अस्वीकार्य था। उम्र और बीमारी के बावजूद उसने अंतिम अभियान का निर्णय लिया। ये वही अभियान था जिसमें एक साधारण शिकार के दौरान गिरकर उसे गंभीर चोट आई, एक ऐसी चोट
जिसने धीरे धीरे उसकी शक्ति को क्षीण करना शुरू कर दिया, लेकिन उसके इरादों को नहीं। पश्चिमी शिया के विरुद्ध अंतिम अभियान अब केवल एक सैन्य कार्रवाई नहीं रह गया था, बल्कि ये चंगेज खान के पूरे जीवन का निष्कर्ष बनता जा रहा था। वर्षों की निरंतर लड़ाइयों, यात्राओं और कठोर जीवन ने उसके शरीर को थका दिया था। शिकार के दौरान लगी चोट ने उसके घावों को और गहरा कर दिया। फिर भी उसके आदेशों में वही कठोर स्पष्टता थी, कोई विद्रोह जीवित न बचे। मंगोल सेनाएं एक एक कर तांगुत शहरों को नष्ट करती चली गईं। ये वही समृद्ध नगर थे जो पश्चिमी शिया की रीढ़ थे, जहां से प्रशासन, व्यापार और आपूर्ति नियंत्रित होती थी। किले गिरते गए, खेत जला दिए गए और जनसंख्या या तो मार दी गई या विस्थापित कर दी गई। ये वही नीति थी जिसे चंगेज जीवन भर अपनाता रहा था, भय को हथियार बनाना ताकि अगली पीढ़ी को युद्ध न करना पड़े। 1227 की गर्मियों तक तांगुत राजधानी लगभग गिर चुकी थी। उसी समय स्टेपी के उस महान विजेता को पहली बार यह स्वीकार करना पड़ा कि मृत्यु अब दूर नहीं है। उसने अपने शिविर में अपने बेटों और प्रमुख सेनापतियों को बुलाया। चंगेज खां जानता था कि उसका साम्राज्य तलवार से तो बना है, लेकिन उसे टिकाए रखने के लिए उत्तराधिकार की स्पष्टता अनिवार्य है। जोची पहले ही मर चुका था और जीवित रहते हुए भी उसकी वैधता पर विवाद ने उसे इस दौड़ से बाहर कर दिया था। चगताई कठोर और अनुशासन प्रिय था, लेकिन उसका स्वभाव झगड़ालू था। सबसे छोटे तोलुई में सैन्य क्षमता थी, लेकिन अनुभव की कमी थी। अंततः चंगेज खां की दृष्टि ओगेदाई पर जाकर ठहरी, मध्यम स्वभाव का, उदार और समझौतावादी। उसने ओगेदाई को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया, इस आशा के साथ कि वो भाइयों के बीच संतुलन बना सकेगा। चंगेज खां की मृत्यु अगस्त 1227 में हुई। मृत्यु का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं है। कुछ इसे चोट का परिणाम मानते हैं, कुछ बीमारी और कुछ उम्र का। लेकिन मृत्यु से पहले उसने एक अंतिम आदेश दिया। उसकी मृत्यु की खबर तब तक सार्वजनिक न की जाए जब तक तांगुत राज्य पूरी तरह नष्ट न हो जाए। ये आदेश मान लिया गया। तांगुत शासक को मार दिया गया और उसका राज्य इतिहास से मिटा दिया गया। उसके बाद ही चंगेज खां के निधन की घोषणा की गई। उसका अंतिम संस्कार भी उतना ही रहस्यमय था जितना उसका जीवन। परंपरा के अनुसार उसकी शव यात्रा जिस रास्ते से गुजरी, वहां मिलने वाले हर व्यक्ति को मार दिया गया ताकि कोई उसकी कब्र का स्थान न जान सके। घोड़ों से जमीन रौंदी गई, नदियों का रुख बदला गया और बुरखान खालदुन पर्वत के आसपास उसका अंतिम विश्राम स्थल कहीं गुम हो गया। आज भी आधुनिक तकनीक और शोध के बावजूद चंगेज खान की कब्र का सटीक स्थान अज्ञात है। उसकी मृत्यु के बाद यह आशंका थी कि इतना विशाल साम्राज्य तुरंत टूट जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 1229 में एक भव्य कुरुलताई में ओगेदाई को महान खां चुना गया। कुरुलताई एक प्रकार की जनसभा या महासमिति थी, जिसमें सभी प्रमुख अमीर, जनरल और वंशज मिलकर नए खां का चुनाव करते थे और साम्राज्य की नीतियां तय करते थे। ओगेदाई ने अपने पिता की नीतियों को आगे बढ़ाया, लेकिन साथ ही शासन को अधिक व्यवस्थित और स्थायी बनाने का प्रयास किया। काराकोरम को राजधानी बनाया गया, जहां विभिन्न सभ्यताओं के कारीगर, विद्वान और व्यापारी एकत्र हुए। ये शहर मंगोल साम्राज्य की विविधता का प्रतीक बन गया। ओगेदाई के शासन में मंगोल विस्तार अपने चरम पर पहुंचा। पश्चिम में चंगेज खां के पोते बातू खान और महान सेनापति सुबुताई ने रूस और पूर्वी यूरोप को रौंद डाला। कीव, व्लादिमीर और अन्य रूसी नगर नष्ट हो गए। पोलैंड और हंगरी की सेनाएं लेग्निका और मोही की लड़ाइयों में पराजित हुईं, जिसमें उन्होंने लेग्निका में पोलिश दल और मोही में हंगेरियन सेना को पराजित किया, जिसमें मंगोलों की तेज और संगठित रणनीति स्पष्ट रूप से दिखी। यूरोप पहली बार ये समझने लगा कि ये कोई साधारण आक्रमणकारी नहीं, बल्कि एक संगठित वैश्विक शक्ति है। ओगेदाई खान की मृत्यु 1241 में अत्यधिक मदिरा पीने के कारण हुई और उनकी मौत के बाद मंगोल सेनाएं नए खां के चुनाव के लिए लौट गईं, जिससे पश्चिमी आक्रमण रुक गया। अगर उसी समय ओगेदाई की मृत्यु न हुई होती तो संभव है कि मंगोल सेनाएं और आगे बढ़ती। इसी समय मंगोल साम्राज्य की शक्ति केवल युद्धों तक सीमित नहीं रही, ये एक व्यापक और संगठित व्यवस्था बनती जा रही थी। पश्चिमी अभियान के साथ साथ पूर्व में भी मंगोलों की पकड़ मजबूत हो रही थी और वो नई नई सीमाओं को जोड़ते जा रहे थे। ये साम्राज्य अब केवल लूट और विजय का नहीं, बल्कि प्रशासन, व्यापार और संचार के एक विशाल नेटवर्क का रूप ले रहा था। पूर्व में चीन में जिन राजवंश का अंत कर दिया गया, मंगोल प्रशासन ने विशाल जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए फारसी और मुस्लिम अधिकारियों की सहायता ली। याम डाक प्रणाली को और विकसित किया गया, जिससे साम्राज्य के विभिन्न हिस्से आपस में जुड़े रहें। व्यापार सुरक्षित हुआ और पैक्स मंगोलिका
यानी मंगोल पीस का युग शुरू हुआ। एक ऐसा समय जब एशिया और यूरोप के बीच यात्रा पहले से कहीं अधिक सुरक्षित हो गई थी। ओगेदाई के बाद सत्ता संघर्ष फिर उभरा। ओगेदाई के पुत्रों और अन्य वंशजों के बीच सत्ता के लिए लड़ाई हुई और अंततः 1246 में ओगेदाई का सबसे बड़ा पुत्र गुयुक खान मंगोलों का महान खां बना, लेकिन उसका शासन अल्पकालिक और अस्थिर रहा क्योंकि उसने सत्ता को केंद्रीकृत करने की कोशिश की और कई प्रमुख अमीरों यानी मंगोल साम्राज्य के शक्तिशाली सैन्य नेता और कुलीन परिवारों के प्रमुखों से टकराव हुआ। इस बीच चंगेज खान का सबसे छोटा पुत्र तोलुई, जो मंगोल साम्राज्य के महत्वपूर्ण राजवंशों में से एक तोलुईद का संस्थापक था, धीरे धीरे राजनीति के केंद्र में आया। उसकी पत्नी सोरघतानी बेकी भी उसी समय प्रमुख भूमिका निभाने लगी, क्योंकि वो अपने पति के मरने के बाद भी राजनैतिक रूप से सक्रिय रहीं और अपने बेटों के लिए सत्ता की तैयारी करती रही। वो केवल एक रानी नहीं बल्कि एक कुशल राजनीतिज्ञ थी। उसने अपने बेटों को रणनीति, प्रशासन और सहिष्णुता सिखाई। उसके प्रयासों से 1251 में मोंगके महान खां बना, जो कि तोलुई का सबसे बड़ा बेटा था। मोंगके के शासनकाल में साम्राज्य ने अंतिम बार एकजुट होकर विस्तार किया। उसने अपने भाइयों को विभिन्न मोर्चों की जिम्मेदारी दी। हुलागु को पश्चिम भेजा गया, जहां उसने 1258 में बगदाद पर कब्जा कर अब्बासी खिलाफत का अंत कर दिया। ये इस्लामी दुनिया के लिए एक ऐसा आघात था जिसकी गूंज सदियों तक सुनाई दी। वहीं चीन में कुबलाई धीरे धीरे शक्ति केंद्र बनता गया। मोंगके की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार का संघर्ष फिर भड़का, इस बार कुबलाई और अरिकबोके के बीच। 4 साल तक चले गृहयुद्ध में अंततः कुबलाई की जीत हुई। उसने स्वयं को महान खां घोषित किया, लेकिन वास्तविकता ये थी कि साम्राज्य अब एकजुट नहीं रहा। विभिन्न खानतें, गोल्डन हॉर्ड, चगताई खानत, इलखानत और युआन राजवंश स्वतंत्र रूप से कार्य करने लगी। मतलब अब मंगोल साम्राज्य एक बड़ा साम्राज्य नहीं रहा, बल्कि 4 बड़े हिस्सों में विभाजित हो गया और हर हिस्सा अपने अपने तरीके से शासन करने लगा। कुबलाई खान ने चीन में युआन राजवंश की स्थापना की। उसने खानबलिक, वर्तमान बीजिंग को राजधानी बनाया और चीनी प्रशासनिक ढांचे को अपनाया। उसकी सत्ता में मंगोल सैन्य प्रभुत्व और चीनी नौकरशाही का अनोखा मिश्रण था। मार्को पोलो जैसे यात्रियों ने उसके दरबार की भव्यता, समृद्धि और संगठन का वर्णन किया। उसके द्वारा हुई कागजी मुद्रा, नहरों की मरम्मत और सड़क नेटवर्क ने चीन की अर्थव्यवस्था को नई दिशा दी। समय के साथ मंगोल खानतें स्थानीय संस्कृतियों में घुलती मिलती चली गईं। रूस में स्थापित गोल्डन हॉर्ड ने धीरे धीरे तुर्की इस्लामी पहचान अपना ली, जबकि इलखानत, जो फारस और उसके आसपास के क्षेत्रों में फैला मंगोल शासन था, वहां के शासक फारसी संस्कृति और प्रशासनिक परंपराओं का हिस्सा बन गए। चीन में कुबलाई खान द्वारा स्थापित युआन राजवंश समय के साथ कमजोर पड़ गया और उसके खिलाफ चीनी जनता तथा विद्वानों के नेतृत्व में विद्रोहों की एक श्रृंखला शुरू हुई, जिसे मिंग विद्रोह कहा जाता है। 1368 आते आते मिंग वंश ने मंगोलों को चीन से बाहर निकाल दिया और खुद चीन पर शासन शुरू कर दिया। इस तरह मंगोलों का वैश्विक प्रभुत्व धीरे धीरे घटने लगा, लेकिन उनकी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत लंबे समय तक बनी रही। दोस्तों, चंगेज खां की विरासत विरोधाभासों से भरी है। एक ओर उसके अभियानों में करोड़ों लोग मारे गए, शहर उजड़े और सभ्यताएं नष्ट हुईं। दूसरी ओर उसने व्यापार को सुरक्षित किया, संस्कृतियों को जोड़ा और एक ऐसे वैश्विक नेटवर्क की नींव रखी जिसे आधुनिक दुनिया की शुरुआत माना जा सकता है। उसने योग्यता को जन्म से ऊपर रखा, कानून को व्यक्ति से ऊपर और साम्राज्य को कबीले से ऊपर। आज मंगोलिया में चंगेज खां एक राष्ट्रीय प्रतीक है, एक ऐसा व्यक्ति जिसने बिखरी हुई जनजातियों को एक पहचान दी। बाकी दुनिया में वो कभी एक क्रूर आक्रमणकारी के रूप में याद किया जाता है, तो कभी एक महान रणनीतिकार और दूरदर्शी शासक के रूप में। सच्चाई इन दोनों के बीच कहीं है, लेकिन यहाँ आपकी राय भी जानना जरूरी है। आप चंगेज खां को किस नजरिए से देखते हैं? नीचे कमेंट करके अपनी राय बताएं। जाने से पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही और वीडियोस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल फैक्टॉइड फैक्ट्स को सब्सक्राइब करें और सभी अपडेट्स के लिए बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सेट करें।